अब इसमें लॉजिक क्या है, जैसे कि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब कभी भी हम अपना सिर को में जो बाल है इसको मुंडन करवाते हैं तो हमारे टिकी जो होता है यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। ये टिकी हमारा, इस टिकी को छोड़ दिया जाता है ना, तो टिकी से आपको ध्यान में रखना है आर्क टिक, टिक मतलब टिकी, टिक मतलब टिकी, तो टिकी से आपको ध्यान में रखना है। जब कभी भी ऊपर वाला रेखा का नाम नहीं है तो टिकी ध्यान में रखना है, टिकी ऊपर आता है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे शब्द मैचिंग कर रहा है जो आर्कटिक, तो कौन सा हो जाएगा आर्कटिक, टिक में लगा हुआ है आर्कटिक, तो आपको ध्यान में रखना आर्कटिक ऊपर लिखाएगा। और अंटार्कटिका लास्ट में लगा रहे हैं, अंटार्कटिका, टीका लगा रहे, तो टीका मतलब महिलाओं का श्रृंगार का एक पार्ट होता है जो मांग में ऐसे करके लटका करके जो टीका पहनी हुई रहती है ना, ऐसे करके देखिएगा, ऐसे करके शादी विवाह में जो है सो अक्सर महिला पहनती है। और उसके यहाँ पर देखिएगा तो इतना बड़का सा जो है सो लगेगा कि जैसे एकदम ना, समझ रहे हैं ना, तो ऐसे करके जो है सो पहने हुए रहते हैं, उसको टीका कहते हैं। तो टीका समझना है, टीका जो होती है लटका हुआ रहता है, लटका मतलब नीचे रहेगा, लटक जाने से मतलब नीचे रहेगा, तो नीचे आने का मतलब इसको बोलना है अंटार्कटिका। टीका से ध्यान में रखना है जेवर, और जेवर से ध्यान में रखना है नीचे लटकता है, तो नीचे लटकता है तो कौन लटकेगा, तो अंटार्कटिका। ऊपर टिकी रहता है तो अंटार्कटिक कहना है। समझ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए आज की इस क्लास में ज्योग्राफी को पढ़ाने वाले हैं, और ज्योग्राफी का एक अच्छा टॉपिक है जो कि जलवायु और मानसून के रूप में आप लोग देख सकते हैं। इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, और हर बात जो है सो आपको क्लियर हो जाने वाला। ये सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानी जाती है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको हर डाउट क्लियर होने वाला है। मेरी बात मानिए और शुरू से अंत तक देखिए, यकीन कीजिए यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी में पूछ लिया जाता है मानसून चैप्टर से, तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन आपसे बनेगा, 100% बनेगा, श्योर बनेगा, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। इस वीडियो को देखने के बाद आप बीपीएससी, यूपीएससी का पीटी एग्जाम हो गया, बिहार दरोगा हो गया, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन को एग्जाम को दे रहे हैं, तो आपके लिए यह जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़िए इसको क्या लिखे हुए हैं और इसको समझिए। जलवायु और मानसून कहते हैं, तो सबसे पहला नंबर तो एक यही आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जलवायु और मानसून है क्या। तो इसके लिए आपको बताना है कि किसी खास क्षेत्र में, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन जो मौसम में परिवर्तनें होती है, जो मानसून जो आप देख रहे हैं ना, कहता है ना कि गाना में भी है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो मौसम जो होती है यानी कि मानसून जो होती है वो मौसम पर डिपेंड करता है। अब मौसम क्या होता है कि वो दिन प्रतिदिन पल दर पल जो है सो बदलते रहता है। जैसे किसी दिन में अगर किसी खास पर्टिकुलर समय में किसी खास पर्टिकुलर जगह पर आप देखेंगे मौसम को अगर अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुबह के इसका मौसम कुछ और था, जैसे इसका टेम्परेचर लो था, और उसके बाद जो है सुहाना सा मौसम था, और उसके बाद दोपहर होते होते कड़ाके की धूप निकल आती है, तो कहते हैं कि अभी मौसम जो है सो कड़ाके की धूप के साथ चल रही है। शाम होते होते फिर कुछ और भी परिवर्तन हो जाती है। तो इसलिए जो है सो ये समय दर समय जो है सो दिन प्रतिदिन जो है सो चेंजिंग होते रहता है, तो इसको हम लोग मौसम कहते हैं, और डिपेंड करता है मानसून उसी पर। जलवायु के लिए बताना है कि वायुमंडल में या वायुमंडल के दीर्घकालीन प्रवृत्ति का जो अध्ययन है, वायुमंडल के दीर्घकालीन प्रवृत्ति का जो अध्ययन है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो जलवायु कहेंगे। तो दीर्घकालीन और अल्पकालीन प्रवृत्ति का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो मानसून कहलाएगा, मानसून कहलाएगा, ठीक है ना। तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति कह दें तो जलवायु। लंबे समय तक इसमें क्या है कि आप 10 साल, 15 साल, 20 साल तक किसी खास पर्टिकुलर क्षेत्रों में आप देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार का मौसम में रहा है, कब कब मौसम में जो है सो बारिशें होती है, कब यहाँ पर जो है सो दिन प्रतिदिन जो है सो धूप निकली हुई रहती है। तो इस प्रकार का मौसमों का जो अवलोकन होता है लंबे समय का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो जलवायु कहेंगे। तो इसलिए बताना है कि वायुमंडल के दीर्घकालीन प्रवृत्ति का अध्ययन जलवायु कहलाता है, और वायुमंडल के अल्पकालीन प्रवृत्ति का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो मानसून कहलाएगा। ये दो शब्द का अर्थ पहले आप लोगों ने समझ लिए। अब इसके बाद देखिए हम इसमें मानसून चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो भारत में कब मानसून प्रवेश करती है, वहाँ तक पहुँचने से पहले इसमें एक अवलोकन करना होगा कि सूरज की स्थिति को, क्योंकि सूर्य जो स्थिति अपनी तय करती है उसको समझ अगर लेते हैं तो समझ लीजिए कि भारत में जो मानसून प्रवेश करती है उसको भी आप ईजी ढंग से समझ सकते हैं। ज़रा सुनिए, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है सो गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल है। कहने को तो गोल है, बट एक्चुअल में अगर पूछा जाए तो पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है। यह कैसा है, तो जियोइड के आकार का है, उच्चावच रूप में है, इसलिए इसको हम लोग जियोइड कहते हैं, लेकिन कहने के लिए हम इसको पृथ्वी गोल है ऐसा हम कह लेते हैं।
चलिए, पृथ्वी अगर गोल है तो सबसे ऊपर वाला जो बिंदु होता है इसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, NP फॉर नॉर्थ पोल। और नीचे वाला जो बिंदु है इसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं, SP फॉर साउथ पोल इसको कहते हैं। तो पृथ्वी जो बीच से अगर इसको हम इक्वेटर लाइन खींच दें, पृथ्वी के बीचों बीच से जो लाइन खींची जाती है इसको हम इक्वेटर लाइन कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा। इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा, है ना। तो ये नाम दिया जाता है। तब पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ऊपर की दिशा में जो चलता है, ऊपर नॉर्थ साइड होता है, नीचे जो होता है वो साउथ होता है। तो ऊपर चला गया तो नॉर्थ पोल, नीचे चला गया तो साउथ पोल। ऊपर वाला जो ये आधा गोला का आधा भाग जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और नीचे वाला जो भाग देख रहे हैं उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इसको दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर को उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा और इम्पोर्टेंट होती है जो कि इस प्रकार से खींची जाती है और यह 23.5 डिग्री पे गुजरती है, 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ में जाता है। इसी रेखा को नाम हम लोग देते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। इस कर्क रेखा को हम लोग इंग्लिश में जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो है सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगा। और यह भूमध्य रेखा जो देख रहे हैं इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, EQUATER, इक्वेटर। ठीक उसी प्रकार से जब आप नीचे चलेंगे जो है सो दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे, साउथ हेमिस्फीयर में चलेंगे, तो इसमें जो है सो आपको जो है सो 23.5 डिग्री पर एक रेखा देखने को मिलेगा। 23.5 डिग्री साउथ, एज फॉर साउथ समझना है। और यहाँ पर जैसे एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। इसको इंग्लिश में जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको कहते हैं। तो ध्यान में रखना ये 3 रेखा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 3 रेखा को मदद से हम लोग सूरज की स्थिति को पता करेंगे कि सूरज का लोकेशन कहाँ है और कहाँ कहाँ से सूरज जो है सो गुजर सकती है, और किन क्षेत्रों में सूरज की किरण जो है सो डायरेक्ट पड़ती है और किन क्षेत्रों में इनडायरेक्ट पड़ती है। इसी से आपको पता चलेगा कि भारत में मानसून किस प्रकार से प्रवेश करती है और कौन से वक्त में मानसून प्रवेश करती है। समझ रहे हैं? तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक लाइन और अगर हम गुजारना चाहें तो यह लाइन देखिएगा, और दूसरा लाइन यह है। यह जो लाइन है वो 66.5 डिग्री का है। 66.5 डिग्री उत्तर में चला गया तो उत्तरी गोलार्ध में कहेंगे, और नीचे चला गया तो इसको हम लोग 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध इसको कहेंगे। तो ये ऊपर में चला गया। इसका जो हम लोग नाम देंगे ना तो इसको हम लोग कहेंगे आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और इसको हम नाम देंगे अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, है ना, वृत्त। तो ध्यान में रखना है। इसको इंग्लिश में अगर हम लोग कहने चाहे तो इसको इंग्लिश में भी हम लोग कह सकते हैं अंटार्कटिक सर्कल कह सकते हैं, और ऊपर में जो कहेंगे तो इसको आर्कटिक सर्कल कहेंगे, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, और इसको अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल। तो इस प्रकार से इसका नाम आपने देख लिया। ऊपर में चला गया तो आर्कटिक सर्कल कहेंगे इसको, नीचे चला गया तो अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक नाम को कंफ्यूजन अगर हो सकता है आपको याद रखने में, याद ना रहे तो आपके लिए हम एक तरीका बता देते हैं कि इन दोनों लाइनों को आप कैसे याद रख सकते हैं। जैसे आर्कटिक सर्कल कहेगा तो आपको ध्यान में रखना है ऊपर होगा, अंटार्कटिक कहेगा तो आपको समझना है कि नीचे होगा। अब इसमें लॉजिक क्या है, जैसे कि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब कभी भी हम अपना सिर को में जो बाल है इसको मुंडन करवाते हैं तो हमारे टिकी जो होता है यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। ये टिकी हमारा, इस टिकी को छोड़ दिया जाता है ना, तो टिकी से आपको ध्यान में रखना है आर्कटिक, टिक मतलब टिकी, टिक मतलब टिकी। तो टिकी से आपको ध्यान में रखना है, जब कभी भी ऊपर वाला रेखा का नाम देंगे तो टिकी ध्यान में रखना है, टिकी ऊपर आता है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर शब्द मैचिंग कर रहा है जो आर्कटिक, तो कौन सा हो जाएगा आर्कटिक, टिक में लगा हुआ है आर्कटिक, तो आपको ध्यान में रखना आर्कटिक ऊपर लिखाएगा। और अंटार्कटिका लास्ट में लगा रहे हैं, अंटार्कटिका, टीका लगा रहे। तो टीका मतलब महिलाओं का श्रृंगार का एक पार्ट होता है जो मांग में ऐसे करके लटका करके जो टीका पहनी हुई रहती है ना, ऐसे करके देखिएगा, ऐसे करके शादी विवाह में जो अक्सर महिला पहनती है, और उसके यहाँ पर देखिएगा तो इतना बड़का सा जो है सो लगेगा कि जैसे एकदम है ना, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके जो है सो पहने हुए रहते हैं, उसको टीका कहते हैं। तो टीका समझना है, टीका जो होती है लटका हुआ रहता है, लटका मतलब नीचे रहेगा।
लटक जाने से मतलब नीचे रहेगा, तो नीचे आने का मतलब इसको बोलना है अंटार्कटिका। टीका से ध्यान में रखना है जेवर, और जेवर से ध्यान में रखना है नीचे लटकता है, तो नीचे लटकता है तो कौन लटकेगा, तो अंटार्कटिका। ऊपर टिकी रहता है तो अंटार्कटिक कहना है। समझ में आ गया ना, तो ये दोनों शब्दों को ध्यान में रखिएगा। अभी आपने देख लिया 23.5 डिग्री से करके रेखा गया, 23.5 डिग्री साउथ में चला गया तो मकर रेखा गया। सूर्य की जो लोकेशन होती है ना, सूर्य जो वेरी करती है वो इन्हीं दो रेखाओं के मध्य, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, इसी दोनों बेल्टों के बीच में जो है सो सूर्य जो है सो लंबवत रूप से किरणें अपना छोड़ती है। इसी रूप में यह जो बीच वाला जो एरिया देख रहे हैं, यह जो है लंबवत, इसमें जैसे सूरज की किरणें सालों भर लगभग कह सकते हैं तो अब पड़ती है। हालांकि इसमें जब इसका लोकेशन देखेंगे, सूरज की स्थिति को देखेंगे, तब हम देखेंगे जब कर्क रेखा के पास जाता है तो इधर जैसे ठंडी पड़ने लग जाता है, जब इधर आता है तो ऊपर जैसे ठंडी पड़ने लग जाता है। तो इसके बारे में भी समझेंगे। तो यह समय एक होता है, समय वो कौन सा है तो जरा ध्यान से रखिएगा। यहाँ पर 21 जून और यहाँ पर रखेंगे 21 जून, और 3 महीना के बाद आगे बढ़ेंगे तो जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कौन सा आ गया, सितंबर। तो यहाँ पर 21 के बाद 23 सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब चलाते हैं तो यह 22 दिसंबर का दिन होता है, 22 दिसंबर। और फिर से यहाँ से यहाँ पर क्या ऐसे करके आए, और फिर यह जो है सो ऐसे करके आकर के ऊपर की ओर बढ़ेगा। 22 के बाद कितना कहेंगे 21, और यहाँ से जब काउंट करेंगे तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ जो समय अब आ चुका है यहाँ तक, ये मार्च का आ चुका है, कौन सा, मार्च। और उसके बाद फिर से जो है तो ये इस प्रकार से सर्कल बनता ही रहता है, यानी कि फिर से 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च, इस प्रकार से चलता रहता है। तो यहाँ पर जो है हमने आपको कुछ लोकेशन देने के काम किए हैं। यह जो है सो सूर्य की स्थिति को दिखाता है। सूर्य जो है सो इन दिनों में इस रेखा पर जो है सो गुजरती है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य, यह जो है हमने सूर्य बना है, यह क्या बना लिए हैं, सूर्य बना लिए हैं। तो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं आप देखेंगे तो 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। सूर्य जो होती है वो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है और मकर रेखा पर यह तिरछी पड़ती है। इसीलिए क्या होता है कि जब कभी भी सूर्य कर्क रेखा पर होती है तो हमारे भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा है जो कि कर्क रेखा है, और सूर्य भी जो है कर्क रेखा पर ही आता है, मतलब भारत के लंबवत पड़ने वाली है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि 21 जून को हमारे यहाँ जो है दिन सबसे बड़ा होता है। हमारे यहाँ, हमारे भारत में जो है दिन साल भर में एक दिन होता है, वो 21 जून होता है, जिस दिन हमारे यहाँ दिन की अवधि जो होती है वो बड़ा होती है और रात की अवधि छोटा होता है। ठीक उसी प्रकार से जब ये इस प्रकार से आते आते 23 सितंबर पर चले आते हैं तो 23 सितंबर के दिन ध्यान में रखना है कि सूर्य जो है सो विश्व भूमध्य रेखा पर रहता है। सूर्य कहाँ रहती है तो भूमध्य रेखा पे आ जाती है। सूर्य भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पर इक्वेटर पर आ जाती है। और जब ये 23 सितंबर का दिन होता है ना, तो इस वक्त जो है सो दिन और रात, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बिल्कुल समान होती है, कहीं भी 19-20 नहीं देखने को मिलता है। तो आपको बताना है, अगर क्वेश्चन कर लिया जाए आपसे, समझ रहे हैं ना बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वह कौन सा डेट है, वो कौन सा दिन है, वो कौन सा तारीख है, वो कौन सी मतलब तारीख है जिस दिन पूरे पृथ्वी पर, पूरे विश्व में एक समान दिन और रात की अवधि होती है, तो आपको बताना है वो कौन सा समय है, तो 23 सितंबर है। और ठीक उसी के बाद 3 महीने के बाद आप देखेंगे तो 22 दिसंबर को सूर्य की जो स्थिति है वो मकर रेखा पे आ जाती है, यानी कि दक्षिण की दिशा में आ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में चली जाती है सूर्य। और जब दक्षिणी गोलार्ध में चली जाती है 22 दिसंबर को, तो हमारे यहाँ, हमारे भारत में देखते हैं दिसंबर माह में जो है सो ठंड का मौसम आ चुका हुआ रहता है, जनवरी भी ठंड का मौसम रहता है। तो यह जो है सो 22 दिसंबर को हमारे यहाँ जो है सो कड़ाके की क्या होता है, धूप नहीं निकलता है, ठंड होती है, क्योंकि सूर्य जो है सो दक्षिणायन हो गई हुई होती है और मकर रेखा के पास होती है दिसंबर माह में। और 22 दिसंबर के बाद ठीक फिर से ये धीरे धीरे ऊपर की ओर चलेगा। एक चीज़ इसमें और आपको समझने की आवश्यकता है, जब कभी सूर्य कर्क रेखा से नीचे की ओर चलेगा, मतलब ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है, तो कर्क रेखा से अगर नीचे की ओर आ रही है सूर्य, तो आपको समझ लेना कि यह दक्षिण दिशा में चल रही है। जब कभी सूर्य दक्षिण दिशा में गति करेगा तो इसको हम लोग कहेंगे सूर्य का दक्षिणायन। सूर्य का क्या हो रहा है तो दक्षिणायन हो रहा है, यानी कि दक्षिण मार्ग पकड़ रहा है, दक्षिण की ओर चल रही है, तो यह दक्षिणायन हो गया। लेकिन जब कभी भी ऊपर से सूर्य
आते आते मकर रेखा तक आ चुकी है। 22 दिसंबर तक ये दशनायन हुआ और 22 दिसंबर के बाद फिर से यह ऊपर की ओर गति करेगा। तो जब कभी भी ऊपर की ओर आप देखेंगे 22 दिसंबर के बाद जितने भी अवधि आएगा उस सभी में 21 जून तक आप कहेंगे सूर्य जो है सो उत्तरायण हो रही है। सूर्य कौन सी दिशा में चल रही है? तो उत्तरायण। तो यह जो है सो धार्मिक दृष्टि से उत्तरायण एवं दक्षिणायन दो शब्द है जो काफी इंपोर्टेंट मानी जाती है। समझ रहे हैं ना बच्चों? तो इसलिए हमने आपको बताया था कि इस वीडियो को पूरा अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन जो है सो नहीं छूटेगा मानसून चैप्टर से। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपने क्या देखे 22 दिसंबर को कर्क रेखा मकर रेखा पर सूर्य पहुंचा हुआ रहता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है तो दिन की अवधि बड़ा हो जाता है और रात की अवधि छोटा हो जाता है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, रातें बड़ा हो जाता है, रात ही बड़ा हो जाता है और दिन छोटा हो जाता है, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है तो सूर्य की किरण लंबवत दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, मकर रेखा पे पड़ता है, कर्क रेखा पे नहीं पड़ता है, जिसके कारण यहाँ की रात बड़ी हो जाती है। कर्क रेखा के पास जितने भी देश है उसका रात बड़ी हो जाती है और दिन छोटा हो जाता है। और जब कभी भी सूर्य कर्क रेखा पे पहुंचता है तो समझ लीजिएगा दिन बड़ा हो जाएगा और रात वहां छोटा पड़ जाएगा। आज जब विषुवत विरुद्ध पर रहेगा, ये देखिएगा भूमध्य रेखा पर जब सूर्य रहती है तो पूरे पृथ्वी पर पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि बिल्कुल भी समान होती है। इस बात को समझना है। उसके बाद देखिए आगे अगर हम आपको और समझाने की कोशिश से करें, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है सो अपने अक्ष पर अगर कहेगा तो अपने अक्ष पर जो है सो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है तो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यह जो है सो यह अक्ष कहलाएगा और यह 23.5 डिग्री हो जाएगा और यह जो है सो क्या कहलाएगा तो अपना तल कहलाएगा जो कि 66.5 डिग्री है। तो अक्ष से कितना झुका हुआ है तो आपको बताना 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए ऐसे हल्का सा करवट लिए हुए है और ऐसे ऐसे करके ग्लोब में भी देखिएगा तो ऐसे ऐसे करके घूमते रहता है, हल्का सा टेपर ही रहेगा। आपको ग्लोब में भी देखेगा ना तो राउंडर जो करने वाला एरिया होता है वो भी टेढ़ा होता है, यानी 23.5 डिग्री पर झुका करके भी उसको समझाया हुआ है। तल से कहेगा तो तल से आपको ध्यान में रखना है 66.5 डिग्री ये झुका हुआ है। और दोनों मिलाकर जब देखिएगा तो यही 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दोनों मिलाकर के कितना बनाता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिए। अब चलिए इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि ITCZ क्या होता है, क्योंकि ITCZ जो होती है ITCZ यह एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है जो कि मानसून को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी करती है। तो ITCZ को समझना है आपको। ठीक है ना? देखिए भारत का अगर हम नक्शा बनाने की कोशिश से करें, एक रफली आइडिया में छोटा सा नक्शा हम बना लेते हैं। यहीं पे देख लीजिएगा आप लोग, एक सेकेंड कॉपरेट कीजिए, बन जाएगा। एक आइडिया ही दे रहे हैं, केवल रफली, परफेक्ट नहीं बना रहे हैं। आप केवल समझ लीजिए कि ये हमने बनाए हैं। हालांकि अभी जस्ट हमने एक और मानचित्र बनाएंगे जिसमें हम अच्छे से समझाएंगे। तो ये देखिए हमने क्या बना दिया, इंडिया का मानचित्र बना दिया। आप जो है ज्योग्राफी जब भी पढ़ेंगे तो इंडिया का मानचित्र जो है बना करके नीचे दिखाई दे रहा है ना, एक सेकेंड, दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, तो इसमें देखिए आपको समझना है, इसको इसी के माध्यम से हम टोटल बता देते हैं। ITCZ क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमारा भारत जो है सो यहाँ से एक रेखा गुजरती है जो 8 डिग्री 4 मिनट के रूप में जाने जाते हैं, और ऊपर से एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग 37 डिग्री 6 मिनट कहते हैं। ठीक है ना? तो यह जो है सो दोनों ही रेखा नॉर्थ में पड़ती है। दोनों ही रेखा किधर पड़ जाती है तो नॉर्थ। यानी कि अगर आपसे, हालांकि ये वीडियो हमने पहले अपलोड कर चुके हैं, अगर इस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं, स्थिति एवं इसका जो है सो विस्तार के वाला क्वेश्चन वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उसको देख लीजिए, फिर देखिएगा मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो यह जो है सो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जो है सो इसका अक्षांशीय विस्तार पड़ता है। तो इस अक्षांशीय विस्तार का ही हमें काम है, देशांतरीय का नहीं है, इसलिए हम उसको साइलेंट रखते हैं। वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, सर्च मारिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के आपको हर चीज़ मिल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, और उसके नीचे जो है सो क्या है तो एक इक्वेटर लाइन है जो कि 0 डिग्री है। कौन सी लाइन है? इक्वेटर लाइन है जो कि 0 डिग्री है।
और अभी आपने जैसे कि यहाँ से देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री से अगर हम यहाँ से क्या करते हैं 3 माह ऊपर चलते हैं तो किस शून्य पर पहुंच जाएंगे। 0 डिग्री से अगर 3 माह हम ऊपर चलते हैं तो कहाँ तक पहुंच जाएंगे, कर्क रेखा पे पहुंच जाएंगे। और कर्क रेखा जो है सो हमारे भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है, जो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसी रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। इसी रेखा को क्या कहते हैं तो कर्क रेखा कहते हैं, जो कि भारत के लगभग एक्यूरेट 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और 23.5 डिग्री, तो इसको हम लगभग मानते हैं कि 24 डिग्री से गुजरता है। 24 डिग्री क्यों बता रहे हैं, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। जैसे 0 डिग्री से 8 डिग्री पहुंचे तो यहाँ पहुंच गए, 8 तो नहीं फिर 16 पहुंचेंगे तो ये लगभग हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और 16 फिर 16 8 तरीके 24 करेंगे तो यहाँ पे यानी कि कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाएंगे। तो मतलब समझ लेना है कि सूर्य जो है हमारे भारत में यहाँ से यहाँ तक जो है सो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 24 डिग्री के बीच जो है सो सूर्य वेरी करती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आती है और जाती है, इसके ऊपर सूर्य नहीं जा पाती है। आपसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा जा सकता है, क्या सूर्य हमारे उत्तर भारत में प्रवेश करती है, तो आपको बताना है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कर्क रेखा तक ही आती है और कर्क रेखा से फिर नीचे चली जाती है, फिर आती है तो कर्क रेखा तक और फिर कर्क रेखा से नीचे मकर रेखा तक चली जाती है। तो इस प्रकार से उत्तर भारत में सूर्य कभी भी सीधी किरण नहीं छोड़ती है। अब उसके बाद समझिए ये 16 डिग्री का हो जाएगा और यह जो है सो आपको 24 डिग्री लगभग मान लेते हैं। हालांकि ये तो एक्यूरेट अगर पूछा जाएगा तो आपको 23.5 डिग्री ही बताना है। कितना डिग्री बताना है तो 23.5 डिग्री ही बताना है, क्योंकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसके बीच का जो ITCZ की जो धाराएं होती है वो कुछ इस प्रकार से चलती है, जो निम्न दाब की क्षेत्र होती है इसको हम ITCZ धारा कहते हैं, ITCZ। इसके बीच में देखेंगे तो यहाँ पर भी जैसे एक धारा मिलेगा आपको, ये भी क्या कहलाएगा तो ITCZ की धारा कहलाएगा। इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा तो ITCZ की धारा आपको देखने को मिल जाता है, ITCZ की धारा आपको देखने को मिल जाता है। इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है इसका फुल फॉर्म, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है इस ITCZ का फुल फॉर्म, जो कि निम्न दाब का एक क्षेत्र होता है और यह सूर्य की किरणों के आगे आगे चलने वाली एक धारा होती है जो मानसून को प्रभावित करती है। यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिए, क्लियर है। अब यहाँ के बाद आपको एक चीज़ और समझने की आवश्यकता है, कोरियोलिस बल क्या होता है, फेरल का नियम क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में हवाई की सौर मूर्ति है, दक्षिणी गोलार्ध में हवाई की सौर मूर्ति है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली मानसून किधर जाती है, अरब सागर से उठने वाली लहर मानसून किधर किस डायरेक्शन में प्रवेश करती है, तमाम प्रकार की चीज़ों को आपको समझना है। हालांकि अभी हम प्रयास करते हैं कि आपको अधिक से अधिक चीज़ों को देने की, अगर आपको पूरी सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाए तो और भी अच्छी है, नहीं तो हम इसका दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबी बन जाए तो कठिनाई होती है अपलोड करने में, अभी वक्त है बहुत। चलिए देखिए बनाते हैं। देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे समझना है एक चीज़ और अच्छे से, एक और नक्शा हम भारत का बना लेते हैं। इस और नक्शा पहले बनाने दीजिए हमको। इस प्रकार से आप भी जो है ना इसको देखिएगा, एक दो बार जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपसे भी बन जाएगा। हालांकि प्रैक्टिस मेरा किया हुआ है लेकिन बीच में फिर छूट जाने के कारण थोड़ा सा परेशानी हो रही है। चलिए देखिए, अब मान लीजिए इसको लगभग में जैसे ये भारत बन चुकी है। अब भारत के जो है सो यहाँ पे एक मानसून उठती है। यहाँ पर देखते हैं, आप जानते हैं कि ये 8 डिग्री 4 मिनट का है और नीचे से जैसे 0 डिग्री अक्षांश है। नीचे कौन सी रेखा है तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। शायद 0 डिग्री आपको दिखाई नहीं दिया, वैसे 0 डिग्री का कोई खास काम भी नहीं है, तो चलिए यहीं से आपको समझना है। तो यह जो है 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर अपना भारत का दक्षिणतम बिंदु है और ये 0 डिग्री जो है सो नीचे वाला क्या है तो आपका इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन जो है सो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है सो भारत के नीचे में एक महासागर है जिसका नाम हिंद महासागर पड़ता है।
भारत के नाम पे के आधार पर इस सागर का नाम हिंद महासागर है। आपसे ये भी क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत के हिंदुस्तान नाम के आधार पर एक महासागर का नाम रखा गया है, वो कौन से महासागर है, तो आपको बताना है कि वो हिंद महासागर है। और इस ओर जब देखेंगे तो ये अरब सागर है, अरब सागर, कौन सी सागर, अरब सागर। और इधर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है। अब मानसून जो भारत में प्रवेश करती है ना, वो दो प्रकार से प्रवेश करती है, दो प्रकार से प्रवेश करती है, ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिएगा मानसून जब अरब ये क्या कहते हैं इसको, भूल भी गए, हिंद महासागर, हिंद महासागर से जो उठने वाली मानसून होती है, क्योंकि हवाएं जो है सो समुद्र की ओर से जब स्थल की ओर प्रवेश करती है तो हमारे भारत में जैसे मानसून प्रवेश कर जाती है। तो हिंद महासागर से उठने वाली जितनी भी लहरें होती है, जितनी भी मानसूनें होती है, वो हमारे भारत में प्रवेश करती है। तो ध्यान में रखना है, वो 1 जून का दिन है, जो हर साल 1 जून को हमारे भारत में मानसून प्रवेश कर जाती है, 1 जून को भारत में मानसून प्रवेश कर जाती है। और केरल के कालीकट या कोच्चि क्षेत्र है, केरल के कौन सा क्षेत्र है, तो आपको बताना है, ये केरल के कोच्चि, या फिर इसी का नाम कालीकट कहते हैं, कालीकट, कालीकट ये तट है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है सो 1 जून को कोच्चि तट कह लीजिए, ठीक है ना। तो केरल में ये 1 जून को भारत में मानसून प्रवेश करते हैं। भारत में जब मानसून में प्रवेश करती है तो भारत की बनावटें कुछ इस प्रकार का है कि इस मानसून को 2 अलग धाराओं में बांट देती है, 2 अलग धाराओं में क्या करती है, तो इसको बांट देती है। तो बांटने के बाद इसका 2 धाराएं बन जाती है। एक सागर को हम लोग कहते हैं अरब सागर से उठने वाली मानसून, और दूसरे को हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून। एक हो जाएगा अरब सागर का मानसून, अरब सागर का मानसून, और दूसरा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का मानसून, है ना। तो एक को अरब सागर की मानसून कहेंगे और दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून कहेंगे। तो इसमें देखिए आपको दोनों प्रकार से हम कंबाइंड करके बताते हैं। यहाँ से जब भारत में प्रवेश करती है ना मानसून, तो कुछ इस प्रकार से चलती है, इसकी धाराओं की जो दिशा होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। और यहाँ से ये आगे की ओर बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से जाती है, धाराएं आगे की ओर बढ़ती है, किसकी धारा, तो ध्यान में रखना है मानसून की, ये इस प्रकार से पहुंच जाता है। तो इधर से जो धारा गया वो क्या कहलाया, तो अरब सागर की धारा, और इधर से जो गया वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसून है वो। तो अरब सागर से जो उठने वाली मानसून है ये क्या करता है कि यहाँ पर जो है सो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे क्या है, तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, जो कि ऊंची पर्वत श्रेणी है। जब कभी भी अरब सागर से उठने वाले जो मानसून है, सागर धाराएं हैं, या क्या करते हैं कि हवाएं जब आगे की ओर बढ़ती है, तो यह जो है सो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकराती है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है कि आगे की ओर नहीं बढ़ पाती और वहीं पे जो है सो झमाझम की बारिश से खूब मन भर कराती है। इसलिए आप कभी भी सुने होंगे बरसात के मौसम में कि केरल में जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है सो वहाँ पे बारिश हुई है। यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिले 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश जो है इस क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। इसलिए कभी भी देखिएगा कि थोड़ा भी बारिश होता है तो केरल का क्षेत्र डूब जाता है, क्योंकि यहाँ पे रीजन यही है कि यहाँ जो अरब सागर से मानसून जब आती है तो पर्वतों से टकराती, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकरा करके, और इस पर्वत श्रेणी के पश्चिम में खूब झमझम के बारिशें कराती है। इस चित्रों में देखिएगा तो बहुत मात्रा में जो है सो बारिशें कराती है, इसमें समझ में आ गया ना। तो अरब सागर से देख ले कि इन क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है मानसून, वहीं पे बारिश कराती है। और साथ ही साथ इसमें और भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखिएगा तो दर्रा है, यहाँ पर क्या है, तो दर्रा है, जैसे कि थाल घाट, भोर घाट, और यहाँ पर जो है सो आप सेनकोटा घाट देख लीजिए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, यहाँ पर थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट और सेनकोटा घाट। तो 4 प्रकार की, एक सेकेंड,